हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोनिका पवार और हम बीएससी होम साइंस सेकेंड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर नंबर 4 है जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और उसका चैप्टर नंबर 4 का आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो सभी ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अम्ल, क्षारक तथा लवण क्या होते हैं। तो अरेनियस ने आयनन सिद्धांत के अनुसार अम्ल, क्षार तथा लवण की व्याख्या की। अरेनियस के अनुसार अम्ल, क्षार एवं लवण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल की परिभाषा यानी एसिड्स की डेफिनेशन। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल वो पदार्थ होंगे जिनको पानी में मिलाने पर वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे, यानी हाइड्रोजन आयन में टूटेंगे। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देखते हैं, व्हेन HCl इज़ एडेड टू वाटर, जब HCl को पानी में मिलाया जाता है तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। इन जनरल अगर कोई एसिड है Ha, कोई भी एसिड होगा इसमें, तो वो H आयन ज़रूर देगा और इसके अलावा एक नेगेटिव आयन भी देगा जो कुछ भी हो सकता है। किंतु हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। यानी जो H+ आयन हमने बताया था ना कि जो एसिड H+ आयन देंगे और आयनाइजेशन यानी आयनीकरण में वो एसिड होते हैं यानी अम्ल होते हैं, लेकिन वो H आयन तो दे देंगे लेकिन H आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता और जल के एक अणु के साथ संयोग कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बनाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जो अपने जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं, जैसा नीचे रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है अम्ल की क्षारकता यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये एक तरीके से अम्ल की पावर भी होती है। जैसे अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अम्ल की क्षारकता कहते हैं। मीन्स जितने भी उसमें से हाइड्रोजन हट सकते हैं उतनी ही उसकी क्या होती है, क्षारकता। जिन अम्ल के अणु में 1, 2 या 3 विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन्हें क्रमशः एक क्षारकीय यानी मोनोबेसिक, द्विक्षारकीय यानी डाइबेसिक और त्रिक्षारकीय यानी ट्राइबेसिक अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोक्षारकीय। HNO3, इसमें भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो ये भी मोनोक्षारकीय होगा। और CH3COOH, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन विस्थापित हो सकता है। इसमें हाइड्रोजन तो 4 हैं लेकिन जो CH3 वाला है ये वाला हाइड्रोजन विस्थापित नहीं हो सकता, इसलिए CH3COOH भी क्या है, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, मोनोबेसिक यानी एक अक्षारकीय। उसके बाद किसी अम्ल की क्षारकता, अणुभार और तुल्यांकी भार में निम्न संबंध होता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अम्ल की क्षारकता को निकालो और उसका अणुभार दिया हो और तुल्यांकी भार दिया हो, तो हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं कि अम्ल की क्षारकता = अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल का तुल्यांकी भार। ठीक है, नेक्स्ट आता है अम्लों के गुणधर्म यानी इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन को रंगहीन कर देते हैं। एक लैब में होता है ये, लिटमस पेपर बोलते हैं इनको। अगर हम इससे एक्सपेरिमेंट करेंगे अम्ल का, तो वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को लाल रंग में कन्वर्ट कर देते हैं। वह पेपर, अगर उस पेपर के ऊपर हम एसिड डालते हैं, अम्ल डालते हैं, तो वह लाल हो जाता है। ठीक है। नंबर 3, जो क्रियाशील धातु होती है जैसे कि जिंक और सोडियम, उन सब से अम्ल अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। नंबर 4, ये अक्षारों से अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। यदि कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करे तो वह लवण यानी सॉल्ट और जल यानी वाटर बनाते हैं। ये अक्षारकीय ऑक्साइडों में अभिकृत होकर लवण और पानी देते हैं। यह मतलब जो अम्ल होते हैं
ये अक्षारकीय ऑक्साइडों से भी अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। नंबर 6 आता है, ये ज़्यादातर कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। यानी जो कार्बोनेट के यौगिक होते हैं जैसे MgCO3 है, अगर उससे कोई एसिड अभिक्रिया करता है तो उससे CO2 निकलती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अक्षारक यानी बेस। तो अक्षारक क्या होते हैं, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं अक्षारक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कास्टिक सोडा यानी NaOH, कास्टिक पोटाश यानी KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH आदि। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं ये सारे के सारे अगर इनको हम पानी में डालते हैं यानी पानी के साथ इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं, जिसके हम रिएक्शन नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं। NaOH इज इक्वल टू Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी बेस जो होता है वो क्या फॉर्म करता है, OH नेगेटिव इन वाटर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अक्षारकों के गुणधर्म। नंबर 1, ये स्वाद में कड़वे व साबुन सी अनुभूति करने वाले होते हैं। नंबर 2, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और फिनोल्फ्थीन विलयन को गुलाबी कर देते हैं। यानी जो क्षारक होते हैं वो लिटमस पेपर लाल वाले को नीला कर देते हैं और फिनोल्फ्थीन को गुलाबी, जबकि एसिड क्या कर रहे थे, इसका अपोजिट, यानी वो नीले लिटमस को लाल कर दे रहे थे और फिनोल्फ्थीन विलयन को रंगहीन कर रहे थे। नंबर 3 क्या है इनका गुण, ये अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ये हमने अम्लों वाले में भी पढ़ा था कि अगर किसी एसिड और बेस यानी अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण। नेक्स्ट टॉपिक आता है अम्ल तथा अक्षार की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अम्ल व अक्षार की प्रबलता उनकी आयनन अक्षमता पर निर्भर करती है। अम्ल व अक्षार की आयनन अक्षमता जितनी अधिक होगी वह उतना ही प्रबल होगा। यानी उनको अगर हम पानी में डालते हैं यानी पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वह जितनी जल्दी H आयन देते हैं या OH आयन देते हैं वह उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, उतने ही प्रबल होते हैं। एग्जाम्पल HCl जो होता है वह CH3COH से अधिक प्रबल अम्ल होता है क्योंकि इसका आयनन अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लवण यानी सॉल्ट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अम्लों के कुछ या समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं के धात्विक आयनों द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम यह भी बोल सकते हैं कि जब एसिड यानी अम्ल किसी क्षार यानी किसी बेस के साथ अभिक्रिया करता है तो जो प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनता है उसे हम लवण कहते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वह लवण और जल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके उदाहरण हैं NaCl, NaHSO4, KCl आदि। इसका नीचे डायग्राम में हम अच्छे से समझ सकते हैं। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि अम्लों व अक्षारकों की लुईस धारणा है। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे वो अरेनियस कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का, यानी अरेनियस ने एसिड और बेस को कैसे क्लासिफाई किया था। अब हम देखते हैं कि ल्यूइस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस व्हाट इज़ एसिड और व्हाट इज़ बेस। तो इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और क्षारक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला पदार्थ अम्ल व इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाला यानी देने वाला पदार्थ अक्षारक कहलाता है। अब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही दे पाएगा ना, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो अक्षारक होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और अम्लों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। लुईस के अनुसार BF3, AlF3, ZnCl2, SO2 आदि अम्ल हैं क्योंकि इनमें एक तत्व ऐसा है जिसके संयोजक कोश में अष्टक पूर्ण होने में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसका एग्जाम्पल हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। इसमें NH3 है जो कि लुईस बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है जो 2 डॉट लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। और BF3 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और NH3 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। इसके बाद हम देखते हैं लुईस ने जो अम्लों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया था।
अम्लों को उसने निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया था। नंबर 1 हाइड्रोएसिड, यानी ऐसे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा अधातु तत्व या आयन होते हैं और ऑक्सीजन नहीं होती, तो वे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोएसिड। जैसे HCl, HCN, H2S आदि। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है। नंबर 2 ऑक्सी अम्ल यानी ऑक्सी एसिड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे अम्ल जिनमें दूसरे तत्व या आयन के साथ ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों ही होते हैं। हाइड्रोजन तो होंगे ही क्योंकि वो H आयन भी देने होते हैं ना एसिड्स को, तो वो ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, जैसे HNO3, H2SO4, H3PO4 आदि। इसके बाद तीसरे नंबर आता है थायो अम्ल यानी थायो एसिड्स का। जब ऑक्सी अम्लों की ऑक्सीजन अंशतः या पूर्ण रूप से गंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो थायो अम्ल बनते हैं। यानी जितनी ऑक्सीजन थी उनमें से कुछ या सारी की सारी जब सल्फर रिप्लेस कर देता है तो थायो एसिड बनते हैं, जैसे H2S2O3, H2SO4 या HCNO आदि। इसके बाद हम देखते हैं लवणों का वर्गीकरण, और लवणों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 सामान्य लवण। इस प्रकार के लवण का निर्माण अम्ल के सभी प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन के परमाणु के किसी धातु या धनायन के द्वारा विस्थापन से होता है, जैसे Na2SO4, K2CO3 आदि। नंबर 2 पर आते हैं अम्लीय लवण। इस प्रकार के लवण का निर्माण अम्ल के कुछ प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु के किसी धनायन द्वारा विस्थापन से होता है, जैसे NaHSO4, NaH2PO4 आदि। नंबर 3 आते हैं क्षारकीय लवण। यह किसी क्षारक के हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव आयन के आंशिक विस्थापन द्वारा बनते हैं, जैसे ZnOHCl, FeOH का होल ट्वाइस Cl आदि। इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं द्विक लवण। दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलित करने पर नए प्रकार का लवण प्राप्त होता है, जिसे द्विक लवण कहते हैं, जैसे पोटाश, फिटकरी, मोहर लवण आदि। इसमें इन सब के फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं, वो मैं नेक्स्ट डायग्राम में डाल दूंगी। इसके बाद आते हैं नंबर 4 मिश्रित लवण। इस प्रकार के लवण में एक से अधिक प्रकार के धनायन तथा ऋणायन होते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, माइक्रोकॉस्मिक लवण आदि। नंबर 6 पे आता है संकर लवण। यह द्विक लवण की तरह होते हैं। जब इनका पानी में विलयन बनाया जाता है तो इनका व्यवहार द्विक लवण से पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, यानी यह अपने जलीय विलयन में एक तो साधारण और दूसरा संकर आयन देते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी K4FeCN6 आदि। ये हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और इनके एग्जांपल्स। मैंने बोला था आपको इनके फॉर्मूले याद करने हैं, तो कॉर्नलाइट, मोहर साल्ट और ये जो K4FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो यहाँ से देखेंगे आप।